हमने ना आपको कल भी बताया था कि हम जो है वो इसी बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, नो अदर हेल्पिंग बुक। सही। यही हमारा मेन फोकस होगा। और अभी जब हम क्लास में भी रीड किया करेंगे तो हम इसी बुक को सामने रख के हर चीज देखेंगे। अच्छा, बुक हमने पढ़नी यही है, लेकिन हमारा तरीका कार क्या होगा कि हम पहले लेक्चर को, यहाँ पे आपके सामने इंस्टा है, चाहे प्रोविजंस हो या कुछ भी हो, हम इसको यहाँ पे करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको रीड आउट किया करेंगे क्लास में। ठीक है। लीगल सिस्टम। लीगल का मतलब क्या होता है? कानून। ऐसा ही कोई भी कानून, लॉ। ठीक है। रूल्स रेगुलेशंस। और सिस्टम क्या होता है कि अरेंजमेंट होती है, कोई भी चीज की अरेंजमेंट की, कोई भी फंक्शन या प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है। जिस तरह हम वी थॉट, हम सोचते हैं तो एक सिस्टम हमारे ब्रेन में, हमारे नर्व्स के अंदर चलता है। वी ईट समथिंग, तो उसका एक अलग सिस्टम है। तो लीगल सिस्टम क्या है? एक कानून का सिस्टम, यानी कि कानून साजी, कि कानून कैसे बनाया जाता है। ठीक है। और ये जो हमारा चैप्टर मैंने आपको कल भी बताया था, इसका बाकी किताब से कोई ताल्लुक नहीं है। तो सबसे पहले हमने पे ये देखना है कि ये जो कानून है, ये कौन बनाता है? हु मेड देम? कैसे बनते हैं? इसका तरीका कार क्या होता है? वे क्या है? मेथोडोलॉजी क्या है कि आखिर कानून कैसे बनते हैं? फिर चलो बन तो गए, फिर इनको इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? कानून बनना इज नॉट इम्पोर्टेंट, कानून तो बन जाता है, मैं पॉलिसी लिख लूं, लेकिन क्या वो फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर चले हम पाकिस्तान की बात करते हैं, नाम से नजर आ रहा है पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, पाक वर्ड से निकला। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में कानून कैसे बनता है? जी, एनीवन सजेशन सबने देनी है, चैट में दें, आप लोग माइक अनम्यूट करके दें। आपके ख्याल में कानून कैसे बनता है? क्या तरीकेकार हैं कानून बनाने के? जी, अब्दुल अहद, आयमा, अमीर, उमैर, साद, सानिया, व्हाट डू यू थिंक? आप बहुत सारे, चले मैं आपको थोड़ा सा और एग्जांपल्स देती हूँ। आजकल ईद के बाद शादियों का सीजन है, ऐसा ही है। अगर किसी कोई ना कोई इशू फैमिली में, शायद वेडिंग आ रही है, तो जो शादी, जो दो लोगों का अरेंजमेंट होता है, वो एग्रीमेंट ही होता है ना, वो होता है निकाह के थ्रू। ठीक है। अब ये भी एक लॉ है, एक कानून है, पर इसका ओरिजिन क्या है? इस्लाम, हमारी जो शरिया पॉलिसीज है, ऐसा ही है। शरिया से हमें पता चला कि आपने दो लोगों का ये जो अरेंजमेंट करना है निकाह का, इसके लिए एक प्रॉपर तरीकाकार है, उसका सिस्टम है, गवाहान होंगे, मौलवी साहब होंगे। तो हमें वो ये तरीकाकार या मेथोडोलॉजी कहाँ से पता चले? शरिया से। इसी तरह अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसकी जो इनहेरिटेंस ट्रांसफर होती है, हम कौन सा कानून फॉलो करते हैं? जो कुरान में लिखा है। ऐसा ही है कि आपने डिवीजन इस तरह करनी है, तो हमने कौन सा कानून फॉलो किया? अपने शरिया को, कुरान को। ये अगर हम अंग्रेज के मुल्क में होते, यूके में होते, तो फिर हम अपना शरिया का कानून वहां इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ऐसा ही है, वहां पे तो वही इस्तेमाल होता जो वहां पे इम्प्लीमेंट होता है कि जी अगर डिवोर्स भी हो जाती है या डेथ हो जाती है तो 50% वाइफ को चला जाएगा, फिर वो कुछ इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं है, कुछ शेयर्स बनाए हुए। तो हमने कौन सा कानून फॉलो कर दिया? हमने कानून फॉलो किया जो शरिया में लिखा है। ऐसा है, तो ये भी तो एक तरीका कार है कि कानून हमारे पास कहाँ से आया। ठीक है। फिर इसके अलावा हमने कहा कि जी और क्या तरीका हो सकता है? हमने कहा जी दो बंदे हैं,
इन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर दिया। फॉर इंस्टेंस ये ए जो है वो ये बी को कहता है आई विल सेल यू अ कार, ये उसको एक गाड़ी सेल करेगा। ए बी को सेल करेगा, बी उसको इसके बदले में 5 लाख रुपया देगा। ये आपस में एग्री करते हैं कि तुमने मुझे 5 लाख रुपया बी जो है वो ए को जो देगा वो 5 अप्रैल को 3:30 बजे हम कहते हैं उसकी रेजिडेंस पे पेमेंट करेगा। अब ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हमने रख दिए हैं कि जी 5 लाख रुपए देना है, 5 अप्रैल को देना है, 3:30 बजे देना है, उसकी रेजिडेंस पे देना है, व्हाट आर दीज टू ईच अदर? दीज टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एन एग्रीमेंट, ये एक दूसरे के लिए लॉ की हैसियत इख्तियार करते हैं। ऐसा है 5 लाख रुपए, 5 अप्रैल 3:30 बजे उसकी रेजिडेंस पे, ये फॉलो करना जरूरी है और एक दूसरे के लिए क्या है, इसी तरह जैसे कानून है, लॉ है, उस एग्रीमेंट की ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है एक दूसरे के लिए कानून बन गई। तो हम तो ये देख रहे थे ना कानून बना कैसे। हमने कहा चलो पहले वो सोर्सेस देखते हैं जो हमें माइंड में आते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि अच्छा ऐसे भी बनता है। तो एक तो हमने देख लिया कि जी शरिया के थ्रू, दूसरा हमने देख लिया कि ये जो एग्रीमेंट होते हैं उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो एक दूसरे के लिए लॉ की ही हैसियत इख्तियार करती है। इसके अलावा तीसरी चीज बीइंग अ मुस्लिम, आप लोगों ने वो हमें पढ़ाई जाती थी पाकिस्तान स्टडीज, पढ़ी है किसी ने मैट्रिक में? जी, मैट्रिक में एफएससी में भी होती थी। तो उसके जो शुरू के चैप्टर्स होते थे उसके ना चैप्टर्स में भी ना थोड़ा बहुत कानून साजी के बारे में लिखा होता था। तो वहां पे एक टर्म लिखी होती थी इज्तिहाद, कि कुछ चीजें जो हमें कानून में मौजूद हैं पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं, फॉर इंस्टेंस अगर वो लॉ में नहीं है तो कुछ मोतबर लोग, कुछ नॉलेजेबल लोग वो मिलके बैठते हैं और उसका फैसला करते हैं। ऐसा ही है। जैसे कि हमारे कबायली निज़ाम में वो होता है पंचायत, ऐसा ही कि जिसमें लोग बैठ के फैसला करते हैं कि भाई हमें कहीं और से तो उसका नहीं मिला सोल्यूशन, तो वो कुछ लोग मिलके फैसला करते हैं और उसके बाद जब दोबारा वो चीज होती है तो हम देखते हैं अच्छा फलानी जो पंचायत गुजरी थी उसमें ये फैसला हुआ था, तो अभी भी इसका तरीकाकार ये होगा। तो दिस वाज डन इन द ओल्डेस्ट टाइम। और अगर इसी को अभी देखा जाए करंट टाइम में, सपोर्ट कहते हैं हमारी कोई केस चला बड़ा कोई खास स्पेशल नोयत का, और वो केस चला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसका एक कोई भी जो भी वट डिसीजन दे दिया। अब ये जो डिसीजन उस सुपीरियर कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट कौन सी होती है, सबसे बड़ी वाली, जो सुपीरियर कोर्ट ने दिया, अब जो बाकी जो छोटी मोटी कोर्ट्स हैं, फॉर इंस्टेंस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, हाई कोर्ट हो गई, इन सब के लिए उसका डिसीजन जो है वो क्या है, एक लॉ की हैसियत इख्तियार कर गया। फॉर इंस्टेंस इन कोर्ट्स के पास अगर कभी कोई ऐसा इशू आता है तो ये देखेंगे कि अच्छा जी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था वो ये कर लेंगे। ठीक है, समझ आ रही है? आप लोग बोल नहीं रहे हैं। अहद, आयमा, अमीर हमजा, हारिस, उमैर एंड साद हसन। जी, बहुत आपकी तरफ से खामोशी है। सही। तो हमने ये देख लिया कि जी शरिया एग्रीमेंट, कोई ओल्ड केसेस या डिसीजंस ऑफ द सुपीरियर कोर्ट, ये क्या हमारे लॉ। और फिर हम आखिर में देखते हैं जो असल में लॉ बनने का तरीका कार होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेशन, कानून साजी, जो पाकिस्तान में है।
और वो कानून साजी कैसे होती है उसके लिए हमारे पास इदारे, अभी हमने कहा था ना, कुछ इदारे कानून बनाते हैं, कुछ उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो वो इदारे कौन से हैं जनाब? वो है हमारे पास, तो बताएगा? एनी आइडिया? जी, उसको हम क्या कहते हैं जिनका काम कानून बनाना है? पार्लियामेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। पार्लियामेंट है अदारा जिसका काम है कानून बनाना। और पार्लियामेंट दो चीजों से मिलके बना है, वन इज नेशनल असेंबली एंड अदर इज सेनेट। एक तो पार्लियामेंट कानून बनाती है और उसपे दूसरा अहम पर्सनालिटी जो शख्स शामिल है वो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो इस कानून साजी का सबसे अहम इम्पोर्टेंट रोल है। कोई भी कानून जो पार्लियामेंट ने बनाया अगर उसको प्रेसिडेंट अप्रूव ना करे तो वो अप्रूव नहीं होता। प्रेसिडेंट का अप्रूवल इज मस्ट। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ये वो तरीकेकार हैं जिनसे कानून बनता है। तो अगर आपकी किताब की तरफ आए तो लिखा हुआ है सोर्सेस ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर लॉ कैसे बनता है। पहला उसने जो हमने सबसे आखिरी पढ़ा वो यहाँ पे लिखा हुआ है लेजिस्लेशन। अंग्रेजी पढ़ते हैं, इट इज द लॉ, ये वो कानून है created by parliament and other bodies to whom it has delegated authority। इसका क्या मतलब होता है, इस पे आते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि नेशनल असेंबली और सेनेट कानून बनाते हैं, ऐसा ही है। अब नेशनल असेंबली के अंदर कौन लोग बैठते हैं, किसी को पता है? हु आर द पीपल इन द नेशनल असेंबली? जी, कौन लोग बैठते हैं नेशनल असेंबली में? माइक अनम्यूट करके बता दीजिए। अब्दुल अहद, मीर हमजा, साद हसन, आयमा। इलेक्टेड पर्सन्स। और होता क्या है कि हमने कहा जी इलेक्टेड पर्सन से मुराद क्या है, अगर हम इसको समझें। हमने कहा पाकिस्तान में क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक यानी कि हर एरिया, हर जगह की रिप्रेजेंटेशन होती है। फॉर इंस्टेंस इफ वी आर इन रावलपिंडी, तो रावलपिंडी को डिवाइड कर दिया जाएगा कुछ पार्ट्स में, सपोज ए, बी एंड सी। अब ये जो पार्ट है इसमें मुख्तलिफ लोग इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे जो डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करते होंगे। सपोज आई एंड और कौन सी है, चले PMLN क्यों कर लेते हैं। इसी तरह इधर से होगा, इसी तरह इसी से होगा। अब क्या हुआ, सपोज यहाँ से जो पर्सन विन कर गया वो पीपल्स पार्टी का विन कर गया, यहाँ से PMLN का पर्सन विन कर गया, यहाँ से PTI का पर्सन विन कर गया। अब ये जो पर्सन विन किए हैं ये जाके बैठेंगे नेशनल असेंबली में एज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, जिसको MNA कहते हैं। ठीक है, अब ये जो लोग, ये जो रावलपिंडी के मुख्तलिफ एरिया से जिनके दरमियान इलेक्शन हुआ, चूज करके आगे गए, इसके लिए एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है? एटलीस्ट ग्रेजुएट। तो मुझे ये बताएं, माशाल्लाह से आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हैं, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के तो आगे कहते हैं सपोज इतनी तालीम हासिल करने के बाद आप कुछ लॉ बनाने वाली उस पोजीशन में होंगे, और ये लोग ग्रेजुएशन करने के बाद क्या लॉ बनाने की पोजीशन में होते हैं? सपोज इनमें से कोई डॉक्टर है, MBBS किया हुआ है, कोई BDS डॉक्टर है, तो ग्रेजुएट। कहीं ये तो नहीं लिखा हुआ कि ग्रेजुएशन आपने लॉ मेकिंग में करनी है। हो सकता है किसी ने बॉटनी में की हो, किसी ने जोलॉजी में की हो, कोई इंजीनियर हो। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि कोई इंजीनियर हो।
तो क्या वो लॉ बना सकता है? द क्वेश्चन इज, क्या वो उसको आता है लॉ बनाना? क्या उसको इतनी समझ बूझ है? बीए पास भी तो होते हैं, बीए पास भी ग्रेजुएट ही कंसिडर होते हैं, 2 साल की होती है। सपोज आपका ये जो लॉ बना है कंपनीज एक्ट 2017, क्या ये लोग बना सकते हैं कंपनीज एक्ट 2017? तो जब इस तरह के हालात होते हैं, कानून बनाना किनकी जिम्मेदारी है? इन 3 लोगों की जिम्मेदारी थी। पार्लियामेंट, जिसके अंदर नेशनल असेंबली, सेनेट एंड प्रेसिडेंट शामिल है। तो असल में कानून बनाने की जिम्मेदारी इनकी थी। लेकिन जिस तरह कंपनीज एक्ट 2017 की बात करें, तो क्या कंपनीज एक्ट 2017 जिसके अंदर इतनी स्पेसिफिकलिटीज हैं, इतनी स्पेशल चीजें हैं, क्या ये लोग बना सकते थे? नहीं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो काम पार्लियामेंट का था, यानी कि नेशनल असेंबली और सेनेट का था, इन्होंने अपना काम डेलीगेट कर दिया। किसको? एसईसीपी को, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि कंपनीज को कंट्रोल करता है, कंपनीज को देखता है। उसी से कहा तुम बना दो कंपनी से रिलेटेड लॉ, क्यों? तुम तो कंपनीज को देखते हो, तुम्हारे अंडर ही तो है, तुम्हारे पास हर कंपनी का रिकॉर्ड होता है, तुम ही मैनेज करते हो, तो तुम बनाओ। तो ये जब पार्लियामेंट अपना काम, जिसका काम ही यही है कि वो कानून साजी करे, वो अपना काम जब किसी और को दे दे, तो इसे कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो ये हमारे पास एक और तरीका कार आ गया जिससे कानून साजी हो सकती है। ठीक है, कि पार्लियामेंट का अपना काम था कानून बनाना, अब वो कानून बनाना उसने किसको दे दिया? किसी और को दे दिया। अब इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। सबसे पहला फायदा, अगर इसका एडवांटेज देखा जाए, तो वो क्या है कि भाई एक्सपर्ट लोगों ने बनाया है, ऐसा ही है, नॉलेजेबल लोगों ने बनाया है। ठीक है। दूसरा फायदा कि यार ये जो है एक्सपर्ट लोगों ने बनाया है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कोई भी इशू आया फौरन से पार्लियामेंट एससीसीपी कहेगी भाई ये मसला आ गया, इसको सॉल्व करो, एससीसीपी सॉल्व करके देगा। क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंट के खुद के काम होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे, वो बड़े लेंदी होते हैं। वो कैसे? फॉर इंस्टेंस, पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया है, लॉ बनाने के बाद वो जाएगा सेनेट में, सेनेट से जाएगा प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए। ये एक नॉर्मल तरीका कार है। सपोज पार्लियामेंट ने बनाया, सेनेट ने भेजा, सेनेट कहती है बात सुनो, इस लॉ के अंदर जो 1 से लेके 5 चीजें वो तो ठीक है, लेकिन ये 7वीं भी पसंद नहीं है, 8वीं भी पसंद नहीं है, 9वीं भी पसंद नहीं है, इसको सही करो। फिर वो वापस सेनेट में चला जाएगा। जब सेनेट ये पार्लियामेंट वाले कहते हैं भाई बात सुनो, 1 से 5 तुमने कहा ठीक है, 7वीं हमें कबूल है, 8वीं और 9वीं हमें कबूल नहीं है, वो फिर सेनेट के पास चला जाएगा। फिर सेनेट अपना ओपिनियन देगी, फिर वो पार्लियामेंट के पास जाएगा। तो इस तरह ये कहानी चलती रहती है। तुमने कहा यार ये पार्लियामेंट के काम तो बड़े मुश्किल हैं, बड़े अनोखे हैं। हो सकता है, ये तो भी मैंने पार्लियामेंट और सेनेट का कहा, हो सकता है कि पार्लियामेंट ने बनाया, सेनेट ने अप्रूव कर दिया, प्रेसिडेंट के पास आ गया, प्रेसिडेंट कहता है नहीं मुझे नहीं पसंद, इसको चेंज करो, तो फिर वो जाएगा पार्लियामेंट के पास, फिर पार्लियामेंट उसको चेंज करेगी, फिर सेनेट के पास जाएगा, फिर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो यहाँ पे काम बड़ा सीधा साधा है, कोई मसला आ गया, एससीसीपी को भेज दो। हमें तो, क्योंकि सिंस हमने तुम्हारी तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, एससीसीपी जो कुछ करेगी वो हमें कबूल होगा। तो यूं फ्लेक्सिबल है। डिसएडवांटेज क्या है? भाई आपका ही तो काम था लॉ को बनाना, आपने वही काम किसी और को दे दिया। तो भाई यू वर सपोज, तुम्हें इतना बड़ा अदारा किस लिए बनाया गया? कानून बनाने के लिए। तुमने कहा अपना काम वो किसी और को दे दो। सही है। और दूसरा, सबसे मैं आपको एक बड़ा डिसएडवांटेज बताऊं, कि जब कंपनीज एक्ट 2017 बना, एससीसीपी ने पेश किया, ठीक है, तो एक साहब खड़े हुए नेशनल असेंबली में और कहा बात सुनो, ये तो इतनी मोटी किताब है, तो हम इस पे पढ़ के क्या कमेंट दें, आप जरा इसकी समरी सुना दें।
मतलब देखो कि कितनी मेहनत की लोगों ने उसके पीछे। और एक साहब खड़े होकर कहते हैं कि भाई हम तो इसको पढ़ भी नहीं सकते, मतलब बनाना तो दूर की बात, वो पढ़ भी नहीं सकते। तो उन्होंने कहा आप जरा हमें इसकी समरी सुना दे। तो इससे पता चला कि डाटा जो होता है वो इतना ज्यादा होता है उससे रिलेटेड, तो ये भी उसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है। सो हम पहले जाते हैं अपनी किताब में जहाँ पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये ठीक है, यहाँ पे अभी हमने सिर्फ ओवरव्यू किया हल्का सा, ठीक है। और इसको हम डिटेल में अब जो हमारी थोड़े से कॉन्सेप्ट रहते हैं उस तरफ आएंगे, ठीक है। सो दिस इज द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। यहाँ पे आप इसके एडवांटेजेस देख लें कि जी टाइम नहीं होता पार्लियामेंट के पास, वो डेलीगेट कर लेती है, एक्सपर्ट इसको देख लेते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, कोई भी चेंज करना हो तो फौरन एससीसीपी से हमने कांटेक्ट कर लिया, उसने चेंज करके दे दिया, रादर देन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये जो लिखा हुआ है ना एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये वही है जो मैंने आपको बताया कि जी नेशनल असेंबली से सेनेट में जाना, सेनेट से प्रेसिडेंट के पास जाना। डिसएडवांटेजेस अगर देखें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है ही यही कि जी इट टेक्स लॉ मेकिंग अवे फ्रॉम द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेंबर्स, कि उनका दे वर सपोज टू डू टू मेक द लॉ, और वही काम कोई और कर रहा है। और सेंस हमने बताया कि ये अनमैनेजेबल हो जाता है माशाल्लाह से, हमारे जो लोग हैं वो इसको डिटेल से देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो वापस आते हैं हम जहां से पढ़ रहे थे, ये रहा। सिंस पहली लाइन में ही आ गया था डेलीगेशन, तो इसलिए मेरा था कि मैं आपको इसको पूरा बताऊं ताकि जब आप आज घर में इसको पढ़ें तो आपको एज अ एक टॉपिक तैयार हो। It is the law created by Parliament and other bodies to whom it has delegated authority. अब समझ आ गई बात को कि लेजिस्लेशन क्या है, कानून साजी क्या है, जो कि पार्लियामेंट बनाती है। और पार्लियामेंट किससे मिलके बनी है? नेशनल असेंबली प्लस सेनेट, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जी कानून साजी किसके थ्रू होती है? पार्लियामेंट से होती है, या फिर अगर पार्लियामेंट ने नहीं की तो पार्लियामेंट ने जिसको डेलीगेट कर दिया। एंड अदर बॉडीज, जिस तरह मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी है कंपनीज एक्ट 2017 की, कि जो कैसे सीपी ने बनाया। हो सकता है वो बैंक का कानून आ गया तो वो आपने जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कह दिया कि तुम बना दो। तो कोई भी और बॉडीज हो सकती है जिसको आप काम ये देते। इट इंक्लूड्स, अब लेजिस्लेशन के अंदर क्या शामिल होता है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो कि मैंने आपको तरीका कार बताया कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कैसे होता है, कि वो अगर पार्लियामेंट ने कानून बनाया है तो वो जाएगा सेनेट में, और सेनेट से जाएगा प्रेसिडेंट के पास। और अगर सेनेट ने बनाया है तो सेनेट से जाएगा पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट से जाएगा प्रेसिडेंट के पास। नेक्स्ट आगे कहता है कानून साजी कैसे होगी? एक तो पार्लियामेंट के थ्रू हो गई, एक डेलीगेशन के थ्रू होगी, और तीसरा है ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। कि इसके अंदर क्या क्या शामिल है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट शामिल हो गया, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन शामिल हो गया। अब ये दरमियान वाली बात पे आते हैं, ये क्या है? सो ये दरमियान वाली बात हमने कल भी की थी, कल की थी मेरे ख्याल में, कल शायद, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बताई थी। सो हमें ये पता चला कि जी कानून का तरीका कार क्या है? जी कानून बनाएगी पार्लियामेंट, ठीक है। और अगर उसके पास एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड नहीं है तो वो ये काम डेलीगेट कर देगी किसी और को। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन तो उसे हम ये कहेंगे। तीसरी चीज बड़ी अहम है। मुझे एक बात बताएं, आपसे क्वेश्चन है। अक्सर न्यूज में होता है कि पार्लियामेंट का आज इजलास था, नेशनल असेंबली का आज इजलास था। मुझे ये बताइए, जो नेशनल असेंबली में लोग जीत के जाते हैं तो क्या ये रोज वहीं पे जाके बैठते हैं नेशनल असेंबली में? जी, ये जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली है, क्या ये रोज नेशनल असेंबली में जाके बैठते हैं? आपको क्या लगता है? जी, तमाम लोग बताइए, बाकी सब लोग। दो बच्चों का आंसर आया, बाकी लोग। साद हसन, आयमा, क्या ये रोज नेशनल असेंबली में जाते हैं?
तो कहाँ बैठते हैं? फिर नेशनल असेंबली में कब कब आते हैं? सिर्फ बिल प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं। याद रखिएगा, ये जो लोग हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं या फिर जो सेनेटर्स हैं यानी कि सेनेट के मेंबर्स हैं, इनका एक स्केड्यूल होता है, मीटिंग स्केड्यूल। ठीक है, फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि इसका एक हम वैसे ही बना लेते हैं कि जी 15 जनवरी 2026 को इन्होंने मिलना है, उसके बाद जी 31 मार्च को इन्होंने मिलना है, उसके बाद हम कहते हैं 15 जून में मिलना है। तो एक स्केड्यूल है। अब ये जो स्केड्यूल है जिसके मुताबिक 15 जनवरी को मिलना है, इसे हम कहते हैं ये नेशनल असेंबली का क्या है, सेशन है। ये एक सेशन है, ये दूसरा सेशन है, ये तीसरा सेशन है। इस सेशन में क्या होगा कि जो भी उनके सब मीटिंग्स होती है ना, रेगुलर मीटिंग, क्वार्टरली मीटिंग्स होती हैं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल महीने बाद, आप एक रेगुलर करते हैं। आप स्कूल में होते थे तो आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, ऐसा ही कोई मिसाल में 3 दफा या 2 दफा तो लाजमी होती थी। ठीक है, तो वो बड़ा एक पता होता था कि जी वो जो पेरेंट टीचर मीटिंग का सेशन होगा वो कब होगा। इसी तरह नेशनल असेंबली और सेनेट के भी सेशन होते हैं। अब सपोज ये जो पहले सेशन है 15 जनवरी 2026 का, और जरूरी नहीं है कि 15 को और 15 को खत्म हो जाए। अब सेशन हो सकता है, लिखी हुई डेट 15 ही है, लेकिन हो सकता है ये 16, 17, 18, 19 तक चल जाए, कि जब तक बातचीत अप्रूव नहीं होती, कभी कोरम पूरा नहीं होता, कभी अप्रूव होगी है, कोई अमेंडमेंट करनी है, तो सेशन 2-3 दिन चल सकता है। तो हम इसलिए कहते हैं आज नेशनल असेंबली का इजलास का पहला दिन था, आज इजलास का दूसरा दिन था, आज तीसरा दिन था, आज इजलास का चौथा दिन, आज इजलास खत्म हो गया। अब अगला सेशन इस तारीख को, उस तारीख को ये चीज डिस्कस होगी नेशनल असेंबली में, तो सब लोग तब आएंगे। तो हमने कहा सपोज अब ये जो टाइम पीरियड है जिसमें नेशनल असेंबली का सेशन नहीं है और कोविड आ गया, ऐसा ही है। अब कोविड से रिलेटेड लॉ बनाने, कानून बनाने, अब नेशनल असेंबली का तो सेशन ही नहीं है और कानून फौरन बना के इम्प्लीमेंट करवाना है। तो फिर हमने कहा वो जो प्रेसिडेंट है उसके पास भी तो अथॉरिटी थी कानून बनाने की। तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, फौरन फौरन एक लॉ बना दिया, और उस लॉ को कहते हैं ऑर्डिनेंस। यानी कि जब नेशनल असेंबली का सेशन नहीं था और लॉ बनाने की जरूरत पड़ गई, तो जब सेशन है तब तो ऑब्वियसली वो खुद ही बनाएंगे, लेकिन जब सेशन नहीं था, लॉ बनाने की जरूरत पड़ गई, तो प्रेसिडेंट वो लॉ बनाता है और उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। और फिर उस ऑर्डिनेंस ने, यानी कि जब सेशन होगा तो ये ऑर्डिनेंस प्रेजेंट करना होता है पार्लियामेंट में, और इसकी टाइम पीरियड है विद इन 120 डेज, वो भी हम आगे जाके देखेंगे दोबारा। और फिर वो प्रोसेस दोबारा चलेगा कि पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया, नेशनल असेंबली ने अप्रूव कर दिया, सेनेट ने कर दिया, फिर प्रेसिडेंट के पास आएगा। कि अगर नेशनल असेंबली सेनेट ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो फिर वो खत्म हो जाएगा, वो लैप्स कर जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि जब नेशनल असेंबली या सेनेट सेशन नहीं है तो वो कानून बना सके, और उस कानून को कहते हैं ऑर्डिनेंस। ठीक है, सो हमने कहा तीसरा तरीका, पहला तरीका है कानून साजी का पार्लियामेंट, दूसरा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, और तीसरा हमारे पास है जनाब ऑर्डिनेंस, जो कि प्रेसिडेंट बनाता है। सो ये देखिए यहाँ पे लेजिस्लेशन में लिखा हुआ है, कि जरा आप इसको खुद एक दफा रीड करें, ये दोनों लाइनें, और फिर मुझे डन का मैसेज करें। रीड करने के बाद डन का मैसेज कीजिए। ठीक है, आगे पढ़िए प्रेसिडेंट, इसको भी पढ़िए और फिर डन का मैसेज कीजिए। सिर्फ बिल प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं नहीं, ऑर्डिनेंस पे, जो ऑर्डिनेंस जब बना दिया उसने, जब नेशनल असेंबली का सेशन या सेनेट का सेशन नहीं था, तो उस वक्त तो चलो फिल फोर उन्होंने कानून बना दिया, लेकिन उसको अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। प्रेसिडेंट पढ़ लिया, उसके बाद कस्टम्स पढ़ लिए,
कस्टम क्या है, जो मैंने आपको शरिया लॉज बताया था कि सर्टन कस्टम्स प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स आर सो वाइटल एंड इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, के वो हमारे लिए वो बिलीव्स वो प्रैक्टिसेस दे आर सो इम्पोर्टेंट। हमारे शरिया लॉ जो कि हमारे कुरान में दिए गए हैं, इनहेरिटेंस के रूल्स हो गए, डिवोर्स के रूल्स हो गए, शादी के रूल्स हो गए, तो ये वो कौन से रूल्स हैं जो कि हमारे पास शरिया में मौजूद हैं, दे आर सो इम्पोर्टेंट कि हमारे लिए वो एक लॉ की हैसियत इख्तियार करते हैं, हम उससे आगे पीछे नहीं जाते। एग्रीमेंट जो मैंने आपको बताया था कि दो पार्टीज मिलकर आपस में कोई चीज तय करती है, तो वट एवर दे हैव एग्रीड बिटवीन ईच अदर वुड बी अ लॉ फॉर ईच अदर। 2 मिनट लीजिए और जल्दी से इन चारों को एक दफा एक ही गो में पढ़िए और मुझे बताइए कि अंग्रेजी में कहीं कोई इशू। पढ़ने के बाद डन का मैसेज भी करना। प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि जो एग्जाम्पल पहले सेट कर दियो, प्रेसिडेंट हम कहते हैं ना, बड़े भाई ने प्रेसिडेंट सेट कर दिया है मैट्रिक में इतने नंबर लेके, ऐसा ही प्रेसिडेंट क्या है, एग्जाम्पल सेट करना। ठीक है, सेटिंग, प्रेसिडेंट का खुद मीनिंग क्या है, सेटिंग एन एग्जाम्पल। सही है, जैसा आप सारे ही प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं अपनी फैमिलीज में फॉर बीइंग इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और कल को माशाल्लाह अगर आपने क्वालिफाई कर लिया और बहुत जल्द इंशाल्लाह सब कर लेंगे और अच्छी जॉब्स वगैरह पे होगे, तो यू विल बी अ सेटिंग अ प्रेसिडेंट फॉर अदर members of family to join the same profession। ऐसा ही, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या है, केस लॉ क्या है, कि जो हमारी सुपीरियर कोर्ट्स के डिसीजन है, ये क्या लिखा हुआ, प्रेसिडेंट्स आर जजमेंट्स और डिसीजंस ऑफ ए सुपीरियर कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कोई डिसीजन दे दिया, विच आर बाइंडिंग ऑन द सबऑर्डिनेट। इसकी मैं आपको एक बड़ी मजे की एग्जांपल देती हूँ। फॉर इंस्टेंस, आपका आपका और आपके भाई का स्कूल ट्रिप प्लान हो गया, भाई साहब जा रहे हैं गिलगित वाली साइड पे, और आपका जो ट्रिप प्लान हुआ है सपोज कहते हैं मरी का। बड़े भाई पूछने गए अम्मा अब्बा से कि क्या वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ गिलगित जा सकते हैं। अम्मा अब्बा ने कहा नहीं, आप लोग नहीं जा सकते, मौसम ठीक नहीं है या वट एवर द रीजन। सो बड़े भाई को तो इजाजत नहीं मिली। मुझे ये बताया, आप इजाजत लेने जाएंगे अम्मा अब्बा से मरी की? जी नहीं, क्यों नहीं? क्यों? आपको मालूम है कि उन्होंने परमिशन अलाउ नहीं करना, तो द व्हाट इज दैट, दिस इज द प्रेसिडेंट सेट बाय द एल्डर ब्रदर, कि वो जब इजाजत लेने गए तो उनको नहीं मिला। तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस जो होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं सबऑर्डिनेट को, कि अगर कोई खास नोयत किस्म का केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास और उसने उसका डिसीजन दिया है, तो बाकी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो भी वही डिसीजन देंगे। अच्छा जी, दूसरा एक क्वेश्चन था, स्टिपुलेट एंड प्रोमलगेटेड एंड, प्रोमलगेट का मतलब क्या होता है, नाफिज कर देना। ठीक है, कहते हैं ना कोविड पे पता नहीं कौन सा कानून नाफिज कर दिया है। ठीक है, प्रोमलगेटेड भी सुनते हैं ना, डबल सवारी पे पाबंदी आ गई है, दफा फलानी फलानी नाफिज कर दी है। तो प्रोमलगेट इज नाफिज करना। अल्लाह
किसी भी जगह पे वो लगाना। स्टिपुलेट का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? कहीं पे लिखा हुआ होना, मेंशन होना, ठीक है, स्टिपुलेटेड इन इट, मेंशन होना, लिखा हुआ होना, बताया जाना होना, सही है? ठीक है, लिखा है पार्टीज इन देयर एग्रीमेंट स्टिपुलेट टर्म्स फॉर देमसेल्फ, वो खुद उसके अंदर नरेट करते हैं, राइट अप करते हैं, डिसाइड करते हैं, ये सारी चीजें इसके मीनिंग में आती है। ठीक है, क्लियर है? जी, क्या सबने ये चारों पॉइंट्स पढ़ लिए? जी हारिस, आपने भी पढ़ लिए? कोई इशू? कोई समराइज कर सकता है? एनीवन? माइक पे जी, अमीर, आप समराइज करेंगे? अमीर हमजा, आपका नाम ही यही है, अमीर हमजा तुर्क? जी अमीर हमजा। नाराज हो गए? जी, मेरी आवाज आ रही है अमीर हमजा आपको? नाराज हो गया लगता है। अच्छा जी। आ रही है। मैंने कहा थोड़ा सा अगर समराइज कर दें माइक पे, अनम्यूट करके। सो तो नहीं रहे? वैसे आप लोग कौन कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं? तो किस किस सिटी से हैं आप लोग सारे? मुजफ्फरगढ़, हैदराबाद। तो इसका मतलब वहां पे तो गर्मियां स्टार्ट हो गई होंगी, सर्दी तो नहीं होगी। एबटाबाद, एबटाबाद में सर्दी हो सकती है। मरी, अरे वाह, हमारे साहब मरी से। नाइस। So I guess the one in the Aptabad and the one in the Mari, वहां पे ठंड हो सकती है, बाकी जगहों पे तो ठंड नहीं है, ऐसा ही। और अभी आज मार्च, द लॉन्गेस्ट मंथ इज गोइंग टू एंड, बहुत ही लंबा महीना था, बहुत ही हैपनिंग मंथ था। नॉर्मली टेम्परेचर भी तो ओके, शायद पता नहीं। मैं कोयटा में हूँ। जब रमजान का स्टार्ट था तो बहुत गर्मी थी, ऐसे लग रहा था कि पंखे ऑन कर देंगे, बट बीच में इतनी ठंड होगी दोबारा से सर्दी आ गई। सो इसका मतलब है कि सारे जो है वो भी नॉर्मल टेम्परेचर, इनके रजाई के अंदर सो लेट की क्लास लेने वाला सीन तो नहीं है, ऐसा ही है? तो फिर आप लोग इतने स्लीपी क्यों है सारे? इतनी नींद क्यों आई हुई है? रमजान के बाद रूटीन नहीं सेट हो रही क्या? फर्स्ट है इसलिए? ओके, बिल्कुल होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये तो अभी आप लोगों की क्लास लेट है, इससे पहले मैं क्लास लेती होती थी 8 बजे, 8 से 9। आई गेस कोई क्लास 7 बजे भी शायद ली हुई है। और मैं हमेशा क्लास जो है वो मॉर्निंग में रखती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जब आप मॉर्निंग में उठ के अपने काम करते हो ना, तो आपका दिन खुद ब खुद बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, आप लोग खुद विटनेस करो कि वीकेंड पे आपका दिन स्टार्ट ही 12-1 बजे होगा, और उसके बाद 12-1 बजे जब स्टार्ट होगा तो फौरन से खत्म हो जाएगा। और यही आप जब वीकडेज में जल्दी उठते हो तो क्या होता है कि वो आप कहते हो यार इतने काम कर लिए, दिन खत्म ही नहीं हो रहा। तो ऐसा सीन भी होता है। ठीक है, और बरकत तो होती ही होती है।
अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ये जो भी हमने तमाम शख्सियात को देखा, जैसे प्रेसिडेंट को देखा, प्राइम मिनिस्टर को देखा, इन सब के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात यहाँ पे गिवन है। ये कौन लोग होते हैं, कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, कहाँ से आते हैं। जैसे नेशनल असेंबली की बात करते हैं, ठीक है। सिंस हम देख रहे हैं तो हमने कहा चलो सबसे इजी पीजी, और हमारे पास टाइम भी कम है, तो नेशनल असेंबली की बात करते हैं। अब नेशनल असेंबली में अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि जनाब तमाम शहरों से रिप्रेजेंटेशन होती है, लेकिन नेशनल असेंबली में बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है प्रोविंस वाइज, और प्रोविंस में भी पॉपुलेशन वाइज। यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो कि है पंजाब की, तो सबसे ज्यादा सीट्स किसकी होंगी? पंजाब की। सबसे ज्यादा लोग कहाँ के होंगे? पंजाब के होंगे। उसके बाद जनाब पॉपुलेशन है हमारे पास सिंध की, तो उसके बाद सिंध के होंगे, फिर वी हैव केपी के, एंड लास्ट में वी हैव दिस बलूचिस्तान। और फिर कुछ फीमेल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, ठीक है। और कुछ और इस तरह की कुछ सिलेक्टिव सीट्स होती हैं जिसपे कुछ लोग बैठते हैं, सब फॉर इंस्टेंस माइनॉरिटीज की भी होती है, ठीक है। तरीका कार मैंने आपको बता दिया। फॉर इंस्टेंस एक रैंडम गैस लेते हैं कि सपोज पंजाब की 60 सीट है, सिंध की 35 है, केपी के की 30 है, बलूचिस्तान की 20 है, और कुछ सीट्स हमने कहा ये हमने रख ली, हमने वैसे एक रफ एस्टिमेट ले लिया। अब पंजाब की जो 60 सीट है ये फिर अब उसके मुख्तलिफ सिटीज पे डिवाइड होंगी, इसी तरह इसकी भी, इसकी भी, इसकी, और ये तो खास है ही कोटा। फिर इन सीट से जो भी लोग इलेक्शन कंटेस्ट करके आते हैं और मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली बनते हैं, इनका टेन्योर होता है 5 ईयर तक। 5 ईयर के बाद नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। अब ये लोग जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बन के आते हैं, फिर इसमें देखा जाता है क्योंकि ये हर बंदा डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर देखा जाता है कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज दिस वन इज पीपल्स पार्टी, दिस वन इज आल्सो पीपल्स पार्टी, दिस वन इज पीटीआई एंड हम कहते हैं ये भी पीटीआई हो गया, दिस वन इज आल्सो पीपल्स पार्टी एंड दिस वन इज पीएमएल एंड। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी 1 2 3 4, दिस इज ऑन लीड। तो जो पॉलिटिकल पार्टी लीड में होती है, तो यूजली क्या होता है कि ये जो सारे लोग हैं, ये हम अपने में से एक पर्सन को एज अ चूज करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। मुख्तलिफ पार्टीज के लोग, जहाँ पीपल्स पार्टी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव देगी कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, पीएमएलएन ने अपना रिप्रेजेंटेटिव दिया होगा, पीटीआई ने अपना दिया होगा, तो डेफिनेटली वही पार्टी विन करेगी जिसकी मेजोरिटी होगी। सपोज पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट आ गया, प्राइम मिनिस्टर आ गया, टेन्योर कितना है? 5 ईयर्स है। 5 ईयर्स बाद ये तमाम नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, नंबर 1 पॉइंट पढ़िए सारे। जी, पहला पॉइंट पढ़िए सब। पढ़ लिया? दूसरा पढ़िए। जी, अब्दुल अहद हारिस अमीर हमजा, पढ़ लिया? तीसरा पॉइंट है कि जो मेंबर्स हैं ये आपस में से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एंड प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं। ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर क्या होता है? ये जो इतनी बड़ी उन्होंने मछली मंडी गठी की होती है, जिसमें डिफरेंट पार्टीज के लोग होते हैं, ऑब्वियसली समबडी, जब इनका सेशन होता है, इजलास होता है, तो किसी ने तो इनको कंट्रोल करना होता है। तो द पर्सन जो कंट्रोल कर रहा होता है कि अब तुम बोलो, उसे हम कहते हैं स्पीकर। और स्पीकर का असिस्टेंट क्या होता है? डिप्टी स्पीकर।
इट्स जस्ट लाइक जैसे क्लास के अंदर एक मॉनिटर होता है, कि उन्हीं में से जो लोग होते हैं उन्हीं में से एक स्पीकर बना दिया जाता है, कि अगर स्पीकर मौजूद ना हो तो डिप्टी स्पीकर, और प्राइम मिनिस्टर क्या होता है कि जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। और चौथा पॉइंट क्या है कि नेशनल असेंबली का फंक्शन क्या है, काम क्या होता है, लॉ बनाना, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। जी, एक दफा इन चारों पॉइंट्स को ऐसे फिंगर टिप्स पे पढ़िए। ठीक है, सो हमने पढ़ा क्या, हमने क्या पढ़ा आज, हमने देखा कि जी कानून साजी जो सोर्सेज ऑफ लॉ है पाकिस्तान के अंदर वो क्या है। हमने कहा जी पहला, हमारे शरिया लॉज, यानी कि हमारे कस्टम्स, वो कस्टम्स, हमारी ट्रेडिशंस या हमारी पॉलिसीज, दे आर सो इंट्रिकेटेड इन अवर सोसाइटी, कि वो इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ सोसाइटी इकोनॉमिक सिस्टम बन गए, कि वो होते क्या, वो हमारे फेथ है, हमारा बिलीफ है, और वो हमारे कानून का हिस्सा बन गए हैं। अब यहीं पे मैं आपको एक स्केरी एक बात बताऊं, वट एवर गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड राइट नाउ, आप लोगों को सब पता है कि जो एक वॉर की सिचुएशन चल रही है, ठीक है, फ्रॉम इसराइल, यूएस एंड ईरान, और उसके पीछे कुछ हिडन एजेंडाज भी हैं, ऐसा ही। अब वो जो हिडन एजेंडाज है वो किस चीज के ऊपर, किस बिलीफ के ऊपर है, ऐसा ही। ऐसा ही है कि जो इसराइल की स्ट्रेटजी क्या है, जो उसके फ्लैग की रिप्रेजेंटेशन क्या है, आपको पता है ना इसराइल का फ्लैग किस बेसिस पे बना, उस पे जो दो लाइंस है, व्हाट आर दीज लाइंस, कि दीज लाइंस रिप्रेजेंट यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है, ये जो दो नहरें हैं, वो ये सारा हम ऑक्यूपाई कर लेंगे। और ये जितनी ऑक्यूपेशन वो चल रही है इन द वर्ल्ड कर रहे हैं, कि उसी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो अब ये क्या है, ये क्या है, ये उनके बिलीव्स हैं जो इतने स्ट्रांग है, उनकी इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम बन चुके हैं। इसी तरह अगर हम अपने आप को देखें, तो ये तो चलो यहूदियों की बात हो रही है, हम अपने आप को देखें तो जो शरिया लॉ और द लाइक मेन पार्ट, देयर बिलीव्स, देयर फेथ, जो हमारे कानून का हिस्सा बन गया, हमारे इनहेरिटेंस के लॉज बन गए, हमारे डिवोर्स लॉज बन गए, हमारे मैरिज के जो का निकाह का तरीका कार होता है उसके लॉ बन गए। फिर दूसरा तरीका कार, हमने कहा कानून, हमने कहा जो प्रेसिडेंट सेट करते हैं सुपीरियर कोर्ट्स, वो बाइंडिंग होता है ऑन द जो लॉ की दूसरी कोर्ट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, हाई कोर्ट होती है। तीसरा हमने कहा एग्रीमेंट, कि जो दो लोग आपस में एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन स्टिपुलेट करते हैं, वो एक दूसरे के लिए लॉ की हैसियत इख्तियार कर लेते हैं। एंड द फोर्थ वन इज लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन तीन चीजों से मिलकर बनी है। एक, वो कानून जो पार्लियामेंट बनाती है, जिसको हम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। दूसरा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कि पार्लियामेंट का काम था, उसने खुद नहीं किया, उसने किसी को दे दिया। तीसरा, कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी तो लॉ किसने बना दिया, प्रेसिडेंट ने बना दिया, इसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास लॉ आ गया, यानी कि लेजिस्लेशन के थ्रू, प्रॉपर कानून साजी के थ्रू, प्रेसिडेंट के थ्रू, हमारे पास कस्टम्स के थ्रू, हमारे पास एग्रीमेंट के थ्रू। फिर हमने नेशनल असेंबली को देखा, हमने कहा जी नेशनल असेंबली में जो सीट्स हैं वो पॉपुलेशन वाइज है, ठीक है। नेशनल असेंबली के अंदर हमने कहा कि जो पीरियड होता है वो 5 years का होता है। इसके अंदर कुछ मुस्लिम, नॉन मुस्लिम की भी सीट्स होती है, वुमेन्स की भी सीट्स होती है। फिर ये जो लोग होते हैं नेशनल असेंबली के, ये आपस में से ही चूज करते हैं स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर। और हमने कहा इनका काम क्या है, कानून बनाना। आसान है, यही पढ़ा, कोई मुश्किल। अब आप लोगों ने जो भी आज पढ़ा है, मैंने आपको 10 मिनट सिर्फ आपने पढ़ना है घर पे, सिर्फ 10 मिनट्स, और टाइम रख के लिखना है। ऊपर आपने डेट पेंसिल से लिख लें, पेन से लिख लें, वट एवर यू वॉन्ट टू, बट आपने डेट और टाइम नोट करके लिखना है। सर शुरू वाले सफे के लिए आप 6 मिनट रख लें, इस वाले के लिए 4 मिनट रख लें, वैसे तो यह 5 मिनट कभी नहीं रहा, ठीक है। और मैंने आपको 1 मिनट समरी भी करके बता दी है, जो समरी आपने, यानी कि अभी तो आपका गोल इसको फुल रीड करने से है, बट उसका एट द एंड, अभी जो आप कर रहे हो वो तो फुल रीड है, बट एंड गोल क्या है, जो मैंने अभी आपको सुनाया है, कि आपका इस तरह आपको आनी चाहिए। कल जब हम क्लास शुरू करेंगे तो एक दफा मैं आपसे पूछूंगी, आप में से कोई समरी सुना दे अगर तो, ठीक है। कोई सवाल किसी का? एनी क्वेश्चन?
ये कल कल इंशाल्लाह अमीर हम सब कल इस पे बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा कल का टॉपिक है। चले जी, यहाँ पे करते हैं आज की क्लास को एंड। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।